अपना जो है नाउ विल स्टार्ट विद द दैट वन वे ऑप्टिक्स का 1 मिनट। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यार। यस वे ऑप्टिक्स। तो पहले वे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा जो है अपने को बोर्ड्स के लिए क्या क्या चाहिए वो वाला कर लेते हैं, फिर अपन नॉर्मल अपना स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ साउंड से छोटा है। साउंड से छोटा है, यस हाँ। ओके सर। चलो भाई, तो पहला जो है सो आप लिखोगे हेडिंग वे ऑप्टिक्स हेडिंग हाइजेंस प्रिंसिपल फर्स्ट। हाइजेंस प्रिंसिपल रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले तो वो लिखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से पहले लिखते हैं भाई वेव फ्रंट। भाई वेव फ्रंट लिखना है। वेव फ्रंट के लिए लिखना है पहला हेडिंग जो होगा वे ऑप्टिक्स, फिर नीचे लिखना है वे, पहले तो आपने मेन जो हेडिंग लिखा वे ऑप्टिक्स, फिर उसके नीचे जो है डेफिनेशन में पहला जो है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कहाँ गया, हाँ एक मिनट, हाँ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which oscillate in phase. Wavefront is what? Locus of all the points which are oscillate in a phase. Thus, a wavefront is defined as a surface of constant phase. सर ये यूजीन प्रिंसिपल के नीचे लिखना ना। नो हाइजेंस प्रिंसिपल अभी रुक जाओ, हाइजेंस प्रिंसिपल अभी रुक जाओ। तो अभी क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स हेडिंग लिखा, फिर उसके नीचे वेव फ्रंट डेफिनेशन। वेव फ्रंट के लिए आपको लिखना है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन फेज। Thus, wavefront is defined as surface of constant phase. Thus, wavefront is defined as surface of constant phase. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है the speed with which the wavefront moves outward from source is called the speed of the wave. Next line में the speed with which the wavefront moves outwards from the source is called speed of the wave. The speed with which the wavefront moves outward from the source is called speed of the wave. फिर एक होता है वेव नॉर्मल, कहाँ गया दिखने का? Wave normal is normal to wavefront. Wave normal is normal to wavefront. Wave normal indicates direction of propagation of wave. तो सर हमको वेव फ्रंट, वेव स्पीड और वेव नॉर्मल का डेफिनेशन नोट करना है ना? Yes. हाँ. ओके सर। Wavefront क्या है guys? Wavefront is locus of all the points which are in phase, हाँ, same phase.
वेव नॉर्मल क्या है? वेव नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव नॉर्मल क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यस। तो जो राइट वाला डायग्राम है उसमें वेव नॉर्मल क्या होगा? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अपन सभी का करेंगे अभी पॉइंट्स और सबका एक एक एग्जांपल लूंगा मैं। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। फिर फिर क्या लिखेंगे गाइस? हाँ, फिर एक लाइन ये वाली भी लिख लेते हैं भाई, ये वाली। द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक सेपरेट लाइन में लिख लो। सर ये वेव नॉर्मल का डेफिनेशन वेव फ्रंट के नीचे ही लिखना है कि अलग लिखना है? ये उसी के नीचे लिख देना। हाँ, वेव फ्रंट के नीचे। वेव नॉर्मल के बाद क्या लिखना है? वेव नॉर्मल का लिख लिया। फिर वेव Yes. नॉर्मल के बाद ना ये वाली लाइन लास्ट वाली, द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। चलो, ये वाला भी लिखा है यहाँ तक। फिर इसके बाद आते हैं। सर लिखा नहीं था पूरा। ओ सॉरी सॉरी, मैंने इरेज कर दिया। क्या लिखा था यार? वेव नॉर्मल, वेव वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल क्या लिखा था? एक बार फिर से Sir, बताना wave प्लीज। normal is normal to wave front. Normal is नॉर्मल, normal to the wave front. Wave normal indicates direction of propagation of wave. यस यस, वेव नॉर्मल इज जो है नॉर्मल टू वेव फ्रंट। वेव नॉर्मल इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हाँ, सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट? यस। हाँ, उसके लिखने के बाद ये वाला लिखना है लास्ट, ये जो इस पहले वाले पैराग्राफ का लास्ट यस सर, लाइन। गॉट इट। द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है, फिर हाइजेंस प्रिंसिपल लिखते हैं। फिर उसके बाद अपन वेव फ्रंट डिस्कस करते हैं भाई। अब हाइजेंस प्रिंसिपल लिखना है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए तो यहाँ से लिखना है हाइजेंस प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, each point of the wave front is a source of a secondary disturbance. ठीक है, इसको पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। हाँ, आपके HSC में इसको पॉइंट बना के दिया हुआ है। ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। यहाँ तक इसको फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में ऐसा लिख लेते हैं, द वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट spread out in all directions the wavelets। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे अपन। हाँ, इसको सर अब हाइगन्स प्रिंसिपल के नीचे लिखना है। यस, हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ईच पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सर वेवलेट्स क्या है? यस यस, एक मिनट में वाला भी डिस्कस करेंगे। हाँ, ठीक है। ईच पॉइंट of the wavefront is the source of secondary disturbance and the wavelets emanating from this point spread out in all directions। yes, ये वाला मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज नोट डाउन। सर ये बुक जो आप शेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी है? यस यस यस, दिस इज एनसीईआरटी। ओके सर। एनसीईआरटी, हाँ। So and the wavelets emanating from this point spread out in all directions and these are referred as secondary wavelets। यहाँ तक लिखना है भाई। ठीक है, पूरा ही लिखो उसको यहाँ तक। चलो पूरा लिख लेते हैं अपन, पूरा यहाँ तक लिख लेते हैं। चलो फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ। हाँ,
each point of the wavefront is the source of secondary disturbance. And the wavelets emanating from this point spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefronts are usually referred as secondary wavelets. And if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront. So guys, यहाँ पे वो जो HSC में ये वाला पूछते हैं क्वेश्चन, इसमें भाई नया वेवफ्रंट ड्रॉ करके बताओ, वो कंस्ट्रक्शन अपन को करना है अभी, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं एक बार. So सेकेंडरी वेवलेट्स के बाद कौन सा पॉइंट लिखना है? सेकेंडरी वेवलेट्स के, हाँ यहाँ तक. एंड इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट ओके सर. हाँ to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. So ये वाला हो गया. Sir, after secondary wavelets, what we have to write? हाँ ये वाला. And if we draw a common tangent to all the spheres, we obtain the new position of a wavefront at a later time. Okay, sir. So just a minute, ऊपर जाएंगे. ठीक है. Okay, 1 minute. ये कहाँ से करना है? Done this one. हाँ. So guys, इसमें जो है अपन को जो आपका, हाँ तो इसमें आपके बुक में जो कंस्ट्रक्शन है ये वाला, सो कंस्ट्रक्शन ऐसा है ये वाला. लेट मी ड्रॉ. So for point source, so as per the Huygens principle, जैसे you have a point source. So point source के अगर मान लो वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, ऐसे पॉइंट सोर्स से क्या होंगे, वेव सभी डायरेक्शंस में एनर्जी जाएगी. तो टी टाइम में देखेंगे तो टी टाइम में जो वेव यहाँ पहुंचा होगा वो इधर, और ऐसे टी टाइम को ज्वाइन करता हुआ सरफेस, 3D सरफेस, और ये क्या बन जाएगा, स्फीयर. तो टी टाइम ये जो है स्फीयर ऐसा आ जाएगा. फिर गाइस क्या लिखा था, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल. गाइस क्या लिखा था, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ Source of a secondary disturbance. Secondary disturbance. ओके. तो भाई ये वाला हमें किसी टाइम पर यहाँ पर वेव फ्रंट मिल गया है ना, टी टाइम के बाद. अब डेल्टा टी टाइम में देखते हैं. डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, वेव और आगे जाएगा. तो डेल्टा टी टाइम में कितना आगे जाएगा, रेडियस कितना आगे चला जाएगा, सी डेल्टा टी. तो सी डेल्टा टी का हम यहाँ पे स्फीयर बना देते हैं. क्या लिखा है यार, एक बार फिर से पढ़ना. ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस. तो हमने ऐसा ये बना लिया ऐसा. तो टी डेल्टा आर, अगर आर इज सी डेल्टा टी टाइम के बाद, हाँ तो ऐसे एकदम पॉइंट्स, ईच पॉइंट है ना, सभी एकदम पॉइंट्स पास पास है. तो ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ सरफेस, अगेन यहीं से वेव आगे गई है, और वेव फ्रंट गाइस आगे ही आएंगी. हाँ आगे ही जाएंगी, पीछे नहीं आएंगी. ये भी एक स्टेटमेंट है, वहां पे तो लिखा नहीं है, HSC में बुक में लिखा हुआ है कि वेव फ्रंट्स का ड्रॉ करना जो है आपको आगे की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है.
तो इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, पॉइंट्स ले लोगे और स्पीयर्स बनाओगे और स्पीयर्स को ज्वाइन करता हुआ ऐसा पूरा ये, दिस विल गिव अस द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी, और दिस एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये जो छोटा वेवलेट मतलब छोटा सा जो एनर्जी का ये स्पीयर जो निकला, तो ऐसे सभी वेवलेट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, गिव अस द। फिर ये जो है अगेन दिस पॉइंट विल एक्ट एज अ अगेन सोर्स, और फिर आप एक स्पीयर बना लोगे डेल्टा टी टाइम के बाद या जो भी डेल्टा टी 1 टाइम के बाद, ऐसा। Now you will again draw a tangent envelope to this secondary wavelets will give us the position of the next wavefront. सर वेवलेट्स क्या है, आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? वेवलेट्स मतलब जैसे हाँ, एक पॉइंट हो गया, ये सोर्स बन गया, ये सोर्स से फिर एनर्जी जा रही है, तो इस एनर्जी को हमने बोल इस ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी यहाँ चली गई ऐसा, तो ये जो है वो इस स्मॉल सर्कल्स वेवलेट्स हैं। हाँ, तो ये ऐसा बन गया। मतलब वेव फ्रंट का जो पॉइंट्स डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं वो वेवलेट्स हैं। यस, ये वाले पॉइंट्स। अब जो है ये हाँ, ये स्पीयर्स बन गए। अब इन स्पीयर को ज्वाइन करता हुआ फिर नया पोजीशन वेव फ्रंट मिल गया। फिर और नेक्स्ट के बाद निकालना है तो फिर और पॉइंट्स ले लो, स्पीयर ड्रॉ करो, ये स्पीयर सेकेंडरी, ये दिस ऑल आर सेकेंडरी वेवलेट्स, फिर इनको ज्वाइन करता हुआ नया सरफेस। फिर तो इस तरीके से जो है पॉइंट सोर्स से निकले हुए जो वेव फ्रंट्स का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप जो है हाइजेंस कंस्ट्रक्शन से यू कैन शो। लार्ज सिलिंड्रिकल सोर्स से निकले हुए वेव्स कैसे होंगे, यस लार्ज, अगर नहीं लार्ज सिलिंड्रिकल जो हाँ है, सॉरी सिलेंडर, लार्ज लाइन सोर्स, सिलेंड्रिकल तो लार्ज। फिर इससे प्रूफ कैसे हुआ कि वो वेव फ्रंट स्फेरिकल है, ये नहीं समझे। ओ देखो, हाँ जैसे ये ब्लू पॉइंट्स ये पहले व्हाइट सर्कल में थे, everyone will have a c delta t displacement in the forward direction only. यस सर। So every point has a same increment of the radius. यस सर। तो सेम इंक्रीमेंट ऑफ द रेडियस, इस तरीके से जो है नया सबका जो रेडियस बना वही सेम ही हो गया। अच्छा ओके सर, फिर ज्वाइन करने से एक स्पीयर मिल रहा है। yes, तो उन सब सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन करोगे तो जो नया सरफेस बनेगा स्फेरिकल। ओके सर। फिर वैसे ही यहाँ पर जो है टी आर डिस्टेंस पे देख लोगे, आर डिस्टेंस को ज्वाइन करता हुआ एक सरफेस बनाओगे व्हाइट वाला। फिर ये व्हाइट वाला सरफेस कंस्ट्रक्शन में आपको जो है HSC में जो ऐसे ही शो करना है। फिर ऐसे पॉइंट्स ले लोगे, फिर ये पॉइंट्स पे स्पीयर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनाना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे, स्पीयर्स बना दो और फिर टैंजेंट एनवेलप बनाओ to the secondary wavelets, tangent envelope. So this tangent envelope will give us the position of the wavefront. ये वाला। फिर इसके ऊपर फिर वैसे इस तरीके से जो आप ये हर्षल, और जो है हाँ देखो हर्षल, अभी जो है ये वेवफ्रंट हो गया। वेवफ्रंट के लिए नॉर्मल कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Yes, sir. वेव नॉर्मल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पर जो सरफेस का नॉर्मल ये वाला हो गया वेव नॉर्मल एंड gives the direction of propagation of wave. सर एक डाउट था। हाँ हाँ ये डिस्कवर हुआ कैसे प्रिंसिपल, ये लॉजिक क्या था ये प्रिंसिपल नहीं, के ये तो पीछे? उन्होंने हाइजेंस ने उन्होंने जो है वेव का एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये प्रेजेंट किया था ये थ्योरी। तो ये सर एग्जैक्टली यही होता है फिर ये बस एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है जो ऑब्जर्वेशन को अच्छे से मैच करता है कि वेव्स का लाइट का जो है ड्युअलिटी है, वेव नेचर भी है,
तो सभी डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो सभी डायरेक्शंस को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके सर, ओके सर। सर कैन वी से कि ये जो वेव फ्रंट्स है या ये गॉसियन सरफेस का इक्विवेलेंट है इधर? ओके, एनालॉगस, हाँ। ओके और फिर जैसे गाइस आप लोग जो है इसमें तीन, बुक में तीन है एचएससी में, एक पॉइंट सोर्स का है, लार्ज लाइन सोर्स का है, और फिर जो है तीसरा सर जो है 1 सेकंड। कंस्ट्रक्शन, और एचएससी में तीसरा आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन शायद जो है लार्ज प्लेन सोर्स का है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द डायग्राम एंड शो। फिर इसमें दो प्रूफ पूछते हैं, तो दो प्रूफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दो प्रूफ जो है इसमें एक स्नेल्स लॉ का प्रूफ करते हैं, स्नेल्स लॉ का प्रूफ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, और जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ, तो वो वाला भी डिस्कस करते हैं। रुक जाओ। सर प्लेन सोर्स के लिए वेव फ्रंट एक प्लेन ही होगा ना? प्लेन ही होगा, करेक्ट, हाँ, लार्ज प्लेन सोर्स। सो वी हैव अ लार्ज प्लेन सोर्स। सो लार्ज प्लेन सोर्स के लिए तो कंस्ट्रक्शन में वही, पहले आप एक प्लेन शो कर देना, और फिर जो है इस प्लेन के पॉइंट्स ले लेना। तो जैसे ये पॉइंट और इस पॉइंट पे जो है जैसे बैलून चिपका दिया हो ना, बैलून्स आपने चिपका दिए, तो ये जो है ऐसा हो गया, R इज इक्वल टू सी डेल्टा टी का जो है स्पीयर बन जाएगा, और ऐसे कई सारे बैलून्स वेरी क्लोज, तो इन सबको ज्वाइन करता हुआ नया सरफेस आ जाएगा। फिर ये वेव फ्रंट हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर अगेन ब्लू वाले में फिर और एक पॉइंट्स ले लेना, फिर इस तरीके से जो है लार्ज प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से शो करेंगे। और वेव नॉर्मल जो है इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल हो गया। फिर जो है इसके बाद, हाँ, स्नेल्स लॉ का प्रूफ। तो ठीक है, सर ये सारे पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा? ये सारे पॉइंट्स का क्या क्या, एक ही सोर्स है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा? दिस इज वन सोर्स ना, एक ही सोर्स का ये है, कोई एक सोर्स से एनर्जी बाहर आ रही है। यस। सर एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे आपने लार्ज प्लेन सोर्स का कैसे बनाया समझ नहीं? लार्ज प्लेन सोर्स जैसे सोच लो आपके पास भाई घर पे दीवार है, हाँ, घर पे वॉल, और वॉल पे हमने क्या किया, कई सारे बैलून्स टांग दिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि बैलून्स का सेंटर इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल। हमने कई सारे तो अगर बैलून्स का सरफेस इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, तो मतलब कैसा हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा ना, कि हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर बाहर इस साइड और आधा हेमिस्फीयर यस पीछे साइड। हमें फॉरवर्ड वाला ही देखना है। अब ऐसे सभी आधे हेमिस्फीयर्स के सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू गेट अगेन अ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट व्हिच सर विल सिर्फ बी बाहर वाले का क्यों देखेंगे? बिकॉज वेव फ्रंट्स जो हैं आगे की डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट होते हैं, पीछे नहीं आते। अच्छा ओके सर। एंड सर एक और डाउट है सर, पिछले पेज पे जाएंगे। हाँ, सर आप कह रहे हैं कि हमने इससे प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट है, बट सर पहला वेव फ्रंट जो हमने सबसे पहले बनाया वो भी तो एक स्फीयर है, तो ओ मतलब वो कैसे नहीं, पता चला कि अरे पहला वेव फ्रंट स्फीयर? तो पहला मतलब जीरो से ले लेंगे ना पॉइंट सोर्स के, जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, उसी को ही अच्छा डेल्टा डी से इंक्रीज करते चले जाएंगे। अच्छा ओके सर। हम्म, चलो, फिर जो है जस्ट सेकंड, लास्ट दो पेजेस दिखाएंगे ओके ये वाला, सर, प्रीवियस पेज डन। ओके। फिर स्नेल्स लॉ proof using Huygens principle.
ये बोर्ड्स में पूछते हैं तो ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। यार इसका प्रूफ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, वो याद है मुझे कैसे करना। एक बार देख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। सो स्नेल्स लॉ के लिए गाइस मैं प्लेन वेव फ्रंट ले रहा हूँ। प्लेन वेव फ्रंट, बुक में भी वही प्लेन वेव फ्रंट दिया है, तो प्लेन वेव फ्रंट ले लेना। तो स्नेल्स लॉ के लिए क्या होता है, इंटरफेस होता है ना गाइस। ओके, इंटरफेस ले लेते हैं μ1 μ2, है ना, और इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे मीडियम से, यहाँ से आ रही है रे, इंसिडेंट रे मीडियम, और यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, ये वाली। अब सो जो है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। और अब डायग्राम तो मैं पूरा डायग्राम दूंगा, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा ना कि मैंने कौन सा पहले ड्रॉ किया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो है ना, जो नॉर्मल मुझे रे ऑप्टिक्स का याद रहता है, तो मैं रे ऑप्टिक्स ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो रे ऑप्टिक्स में ये नीला वाला मैंने बना दिया, जो है आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे बना दिया, और इसको दिखा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर यहाँ पर इसको बना दिया मैंने जो है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो है ठीक है आर ना। अब ये अगर दिस इज द, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे है ना, दैट मींस दिस इज अ वेव नॉर्मल। सो इफ दिस इज वेव नॉर्मल, तो वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज वेव फ्रंट्स एंड वेव नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। प्लेन वेव फ्रंट्स लिया है, तो ये वेव फ्रंट ऐसे वाले होंगे, ये वाला वेव फ्रंट नॉर्मल प्लेन वेव फ्रंट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स दे आर इन फेस वेव फ्रंट, ये भी एक वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर अब जो है यहाँ तक आए भाई, यहाँ तक आ गए, और ये वाला जो है फिर ओके गाइस, एक और बना लेता हूँ यार इसमें। सो मतलब जो वेव एग्जैक्टली है वो जो प्लेन्स बना है वो वेव है, और जो यस यस सिंगल यस ओके वो एनर्जी है सर, एनर्जी यस वेव ट्रांसफर। फ्रंट ओके है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कैसे करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, रे डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसको चीट करके ऐसा कर लेता हूँ ना। तो फिर जो है ये वाली आई हो गई यहाँ पर, so this is the angle of incidence I, and then you have this refracted rays going inside, this is angle R। चलो भाई ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेस ऐसे जा रही है ना। तो अब ये वेव फ्रंट्स बनाया मैंने। अब ये जो है अगेन ये सेम फेस के वेव फ्रंट हो गए, ये वेव फ्रंट हो गए, ये एक वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट मतलब सेम फेस, हाँ, ये सेम फेस, दिस इज आल्सो सेम फेस। चलो ठीक है यहाँ तक, है ना, ये सेम फेस। और यहाँ पर नीला वाला भी कर लेते हैं। तो नीले वाले का क्या चक्कर है, यहाँ पर ये वेव फ्रंट्स, दिस आर द वेव फ्रंट्स, ये ऐसे हो गए, है ना। ये हो गया ऐसा, हाँ। अब मैंने मार्क कर लिया भाई, ठीक है। अब जो है इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। इफ A and B is a wavefront, that means A and B are in phase, okay। अब जो है यहाँ पर इसको मैं कॉल कर देता हूँ कुछ C, इसको जो है D, ठीक है। नाउ CD is also a wavefront, CD is also a wavefront, okay। If CD is a wavefront, ठीक है, तो AB is a wavefront, मतलब जो है जो फेज A का होगा, फेज ऑफ A is equal to फेज ऑफ B, फेज ऑफ A is equal to फेज ऑफ B, तो phase of C is also equal to phase of D, because CD is also a wavefront, that means दोनों के बीच का डिफरेंस जो है सेम होगा, राइट। फेज डिफरेंस phi A माइनस phi C बराबर phi B माइनस phi D। phi डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस, हाँ। तो फेज डिफरेंस सेम है, मतलब जो है, तो टाइम जो है वेव को यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करने का टाइम इन मीडियम 2, और वेव को यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करने का टाइम मीडियम 1
इज सेम, तो ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। चलो टाइम ए से सी और टाइम बी टू डी का सेम। हाँ, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी, और स्पीड, ए सी का स्पीड कौन सा है, मीडियम 2 में है, V2, और बी डी जो है मीडियम 1 में है, एंड स्पीड इज V1। अब लेट्स से दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए, ये पूरा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक AD इज सम D व्हाटएवर। अब इफ दिस इज I, और ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस I, और ये वाला I हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, BD विल बी, BD कितना हो जाएगा guys, I. BD will be how much, D cos 90, D cos 90 minus I, D cos 90 minus I divided by V1। V1 को लिख सकते हैं भाई C by mu1। अब जो है AC डिस्टेंस है ना, AC डिस्टेंस कहाँ चला गया, ये वाला डिस्टेंस, हाँ ठीक है भाई। अब देखो AC डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला आपका ये कितना है, R, 90 माइनस R, ये वापस R हो गया, है ना। तो AC डिस्टेंस क्या होगा, D sin R डिवाइड बाई स्पीड कितना है, स्पीड AC वाला मतलब C by mu2। तो इसमें से D by C उड़ा देते हैं, तो mu2 sin R इज इक्वल टू mu1 sin I, फिर उसको क्या लिखेंगे, sin I by sin R इज इक्वल टू mu2 by mu1 इज अ कांस्टेंट। ये हो जाएगा प्रूफ। तो वैसे पहले वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना होता है, फिर वेव नॉर्मल। अब एग्जामिनर को पता क्या चलेगा मैंने कौन सा ड्रॉ किया, ये हो गया प्रूफ। सर आपने वो टाइम कैसे इक्वेट किया, वो एक बार रिपीट कर सकते हैं? Yes, same doubt, sir. ओके भाई ठीक है, तो दैट मीन्स अब जो है यहाँ से यहाँ तक का फेज सेम है ना, हाँ फेज, सर, फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा ना। हाँ फेज डिफरेंस सेम है। तो फेज डिफरेंस अगर देखोगे तो भाई यहाँ पर जो है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो भाई फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा इंटू टाइम, है ना। तो अगर फेज डिफरेंस जो है ए एंड सी का जो फेज डिफरेंस है वही बी एंड डी का है, तो भाई वहां से यहाँ तक का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी सेम लगेगा। जैसे जैसे नीला वाला पॉइंट, मान लो नीले वाले पॉइंट अगर यहाँ पे फेज 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये सी एंड डी एक वेव फ्रंट है, तो ये एक वेव फ्रंट है, अगर मान लो इसका 120 डिग्री है, इसका भी 120 डिग्री है फेज, तो जो है जो यहाँ से यहाँ तक में फेज ओमेगा टी, वही फेज ओमेगा टी यहाँ से यहाँ में हुआ, यस सर, तो फ्रीक्वेंसी Yes. सेम, तो टाइम सेम हो गया। Yes sir, got it sir. गॉट इट सर। से एक डाउट है, हाँ लाइक सर अभी तक तो हम स्नेल्स लॉ यूज कर रहे थे, लाइक कि रिफ्रैक्शन होता है, बट सर व्हाई डज लाइट बेंड इटसेल्फ, मतलब क्यों ऐसा होता है? वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए ना, फर्मैट्स प्रिंसिपल से वो अपन प्रूव कर सकते हैं, फर्मैट्स प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। सर मतलब आगे करेंगे? हाँ हाँ, अभी ओ- तो नहीं है शायद कि आपके इसमें अभी तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन सर आपने राइट में क्या इक्वेट किया, एक बार बताएंगे बस। ओ ये वाला, अब देखो ये वाला इक्वेशन लिखा, अब इस इक्वेशन में 8 AC by V2 टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ओ आपने बस वही टाइम से इक्वेट करके सब निकाला है। हाँ, AC की वैल्यू ओके निकाली। सर, ओके सर, गॉट इट सर। सर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल करेंगे हम लोग? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आपके इसमें नहीं है, सिलेबस में अच्छा नहीं है। ओके। So can you repeat why is time equal? वो टाइम देखो भाई, A से C का A एंड B आ रहे वेव फ्रंट, तो A एंड B का फेज सेम, C एंड D वेव फ्रंट है, C एंड D वेव फ्रंट है, C एंड D का फेज सेम। तो दैट मीन्स भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव की फ्रीक्वेंसी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है। तो फेज को क्या लिख सकते हैं हम, फेजर को ओमेगा इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका कौन से में चेंजेस आ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है जो चेंजेस आया ओमेगा इंटू टाइम, और इसका यहाँ से यहाँ तक ओमेगा इंटू टाइम। तो टाइम जो है फेज डिफरेंस सेम है, मतलब ओमेगा इंटू टाइम सेम होगा, ओमेगा इंटू टाइम सेम है, ओमेगा सेम है मतलब टाइम सेम है,
Yes, sir. Got it. Thank you. गाइस वो रिफ्लेक्शन वाला याद नहीं है यार, एक बार देखना होगा। इसका प्रूफ याद नहीं है, भूल गया मैं। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। सो कॉपी करने का टाइम देंगे ना? ओ यस यस, ठीक है, ओके गाइस, हाँ, कॉपी दिस वन मिनट, आई विल बी बैक। Done, sir. Sir, done. Wait a minute. सर किधर गए हैं आई गेस? तो ये वाला हो गया क्या गाइस? ये वाला आई विल एक, या मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वाला। यस सर, Just a डन। minute, sir. ओके ओके, सर एक डाउट है यस यस, हाँ हाँ। सर, यहाँ पर हमने प्लेन वेव फ्रंट से किया सर, बट व्हाई नॉट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स? ओ मतलब यू आर सेइंग कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ, हाँ रेक्ट, वो स्फेरिकल वाला क्यों नहीं हो रहा ऐसा? सर स्फेरिकल वाला भी मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है या फिर नहीं, और अगर है तो हमने नहीं उसे यूज क्यों नहीं किया? नहीं, अपन कर सकते हैं। अगर मान लो टू, यू आर सेइंग कि दो वेवफ्रंट्स एकदम पास क्लोज ले लें तो ऐसा नहीं, स्टिल जो है दे विल बी प्लेन तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, मतलब लेकिन फिर क्या होगा, अलग स्फेरिकल अगर वेवफ्रंट्स लिया तो पॉइंट सोर्स से जो रेस निकलेंगी अलग अलग, जो इंटरफेस पे आएंगी अलग अलग एंगल्स पे होंगी, तो सबके लिए अलग अलग वो हो जाएगा ना, बेंडिंग ना। ओके सर, तो मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में एप्लीकेबल है स्नेल्स लॉ, बट वी कांट प्रूव इट। यस यस, एक रे के लिए तो डेफिनेटली है ही ना। सर लाइक ऐसा कुछ है क्या कि हर एक टाइप के वेव के लिए अलग अलग, मतलब एक ही टाइप के वेव के लिए अलग अलग वेव फ्रंट्स हो सकते हैं? लाइक लाइट के लिए स्फेरिकल भी आप बोल रहे हैं, और नहीं नहीं, वेवफ्रंट्स तो आपके सोर्स से डिपेंडेंट हो गए, सोर्स कैसा है। सोर्स अच्छा ऐसे, ओके सर, ओके, मतलब इधर हम प्लेन सोर्स से लाइट छोड़ रहे हैं इसीलिए
Wait, Yes. okay. सो गाइस मैंने वो एक वाला एनसीईआरटी का सेंड किया है, उसमें से रिफ्लेक्शन वाला प्रूफ प्लीज रीड एंड कॉम्प्रिहेंड, कैसे रिफ्लेक्शन का प्रूफ कैसे किया है. इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड ये वाला पार्ट. Yes, sir. ओके, सो आगे चलते हैं इसमें. यार ये हाँ रिफ्लेक्शन वाला किधर चला गया. रिफ्लेक्शन वाला गाइस, वैसे ये वाला कैसे प्रूफ, इसका प्रूफ बताओ कैसे किया. इट्स ऑन पेज एनसीईआरटी पेज 7 जो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है. AB is the incident wavefront or EC is the reflected wavefront. What do we have to write here? तो इसमें भी ये ना प्रूफ पूछते हैं यार क्वेश्चन. प्रूफ angle of incidence equal to angle of reflection, loss of reflection using Snell's law. ये इसका प्रूफ है. गाइस कोई इसको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आया ये वाला. So it will be like similar to the one we did in refraction, right? यस हाँ, तो जय ये तो जो है आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट आ रहा है ऐसा, और आने के बाद जो है ये ऐसा आया. पहले तो ये स्ट्राइक करेगा तो ये आगे भागेगा, ये आगे भाग गया, और ये बाद में स्ट्राइक करेगा तो ये थोड़ा पीछे रहेगा. उसको प्रूफ कैसे किया है इन लोगों ने. Congruent triangles proof किया. कॉन्ग्रुएंट से. ओके हाउ. ओके हाँ, बिकॉज RHS congruency. यस बिकॉज दिस इज नॉर्मल और ये वेवफ्रंट है, दे आर परपेंडिकुलर. ओके ओके, एक कॉमन साइड और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए. यस हाँ. फिर जो है So which is the congruent side? ओ नहीं देखो, कॉमन ये दोनों के बीच में कॉमन हो गया ये वाला. जय ये वाला Yes, sir. ये कॉमन हो गया. अब जो हमारा वॉइस तो किसी का माइक ऑन है. अदिति का. चलो ठीक है हाँ. सो इसमें जो है शेयरिंग इज पॉज्ड. ये क्या हो गया. गाइस शेयर हो रहा है कि नहीं. Yes, sir. सर दिख तो रहा है. Yes, sir. ओके ओके ठीक है. गाइस देखो यहाँ पर जो है, तो ये तो कॉमन साइड हो गया जय. हाँ अब वेव फ्रंट तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा था, AB था, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा, AC. हाँ अब ये जो है वेव नॉर्मल हो गया. इसके लिए वेव नॉर्मल हो तो परपेंडिकुलर, और इधर का वेव नॉर्मल ये वाला हो गया है ना. सर आप ड्रॉ कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये सिर्फ यही डायग्राम अपन कॉपी कर रहे हैं. तो सर आपका मार्कर नहीं दिख रहा. यस सर, इसलिए पूछ रहा था. अरे सर टाउ विल बी द टाइम टेकन. एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, गड़बड़ क्यों हो गया. यस हाँ. सो ये कह रहा था मैं कि ये वाला जो है टी टाइम में, हाँ देखो पहले कैसा था, वेव फ्रंट जैसे t इक्वल टू 0 पे स्ट्राइक किया,
t इक्वल टू 0 पे स्ट्राइक किया यहाँ पर, तो वेव फ्रंट कौन सा था? AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टॉ, शायद आफ्टर टाइम टॉ। आफ्टर टाइम टॉ जो है ये वाला जो वेव फ्रंट है AB, जिसका B पॉइंट यहाँ पहुंचा और उतने टाइम में A वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ भाग गया, एंड नाउ दे फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट। इफ दे आर अ न्यू वेव फ्रंट दैट मीन्स जो है जो फेज ENC का तो वही सेम ही हो गया, मतलब है ना, नया फेज। तो दोनों का दे आर वेव फ्रंट, मतलब दे आर इन फेज। सो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो राइट एंगल, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या मिला हमें? दोनों का कॉमन साइड है राइट, एक साइड कॉमन, तो उससे हमें मिल गया कि ये वाले लेंस जो हैं A to E, है ना, A to E, और जो इधर छोटे वाले का क्या है, B to C, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। Okay, so time and the speed are equal, so that is a हाँ हाँ। सो focus about it. अब जो है AE इज इक्वल टू, फिर इससे कैसे आएगा? AE इज इक्वल टू B to C, फिर साइन थीटा किया क्या? यस सर। फिर साइन थीटा जो है, सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना, तो एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। ओके हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो एंगल्स भी सेम हो गए। I इज इक्वल, यहाँ पे सर साइन से भी कर सकते सर, सेम ही है। हाँ सेम ही आएगा। ठीक है भाई। तो यार ये दोनों प्रूफ थोड़ा याद रखना है आपके बोर्ड्स के लिए। हाँ तो ये सर note करना है। बट टाइम टेकन सेम होगा, ये कैसे पता हमें? ओ देखो, जो है भाई, पहला जो वेव आई थी, ये वाली वेव, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और टी टाइम के बाद आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। टी टाइम के बाद मतलब क्या हो गया? पहला ए स्ट्राइक कर गया, भाग गया, अब बन गया ई। अब जो है जो बी वाला पॉइंट है सी तक पहुंचा है और वो टकरा के वापस जाने वाला है, तो एक नया वेव फ्रंट बन के जाएंगे, ई एंड सी बन के जाएंगे। तो दैट मीन्स जितने टाइम में ए जो है ए से ई गया, उतने टाइम में बी से सी आया पॉइंट। यस सर, गॉट इट। सर एक बार आप ये डायग्राम और प्रूफ वापस एक्सप्लेन करेंगे, समझ नहीं आया। ओके तो डायग्राम ही नहीं समझा सर। देखो, सबसे पहला जो है ये आपका ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रही है ऐसा, जिसका ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, यस और मिरर यहीं पे रख दिया। तो अब जो है बी को तो यार यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा मिरर में, लेकिन ए पहले टकरा के भाग जाएगा, ए टकरा के भागेगा। अब जो है ठीक है, ए टकरा के भाग गया, ए टकरा के कहाँ पहुंच गया? यहाँ ई पॉइंट पर, है ना, ई पॉइंट पे यहाँ पहुंच गया। ये अंडरस्टूड ना? यस सर। ए जो है देखो, ए यहाँ पे टकरा कर यहाँ कहीं ई पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये यहाँ पे कहीं ई पॉइंट पे पहुंच गया। अब उतने टाइम में फिर ई यहाँ पे आया, टकराया, अब मिलके ये नया वेव फ्रंट बनेंगे, नया वेव फ्रंट मिलके ऐसे जाएंगे आगे। करेक्ट, ये नया वेव फ्रंट मिलके बन जाएंगे, तो सब इसके पैरेलल होंगे ना, प्लेन वेव फ्रंट्स। श्रेयांश अंडरस्टूड ना ये वाला? सर वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने इक्वल साइड कौन सा बोला? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक साइड कॉमन हो गया, हाँ सर, वो तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना। और राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। सर आपने बी को क्यों ज्वाइन किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमने किसको ज्वाइन किया? बी को सर। वो भी तो एक ही तरफ ही जाएगा ना, लाइक रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ लेकिन वो तो पहले अभी ऐसे आ रहा था, एक मिनट। हाँ देखो, बी जो है ऐसा आ रहा है, इसमें तो अभी जो है ये वेव फ्रंट्स ऐसे थी, यस सर। ये वेव फ्रंट्स इधर आ रही हैं अभी। सो ये वेव फ्रंट्स आएंगी, ब्लू वाली वेव फ्रंट्स, और ब्लैक होके जाएंगी। अच्छा हाँ So, सर। अभी जब ये जो ब्लैक वाला यहाँ पहुंचा ना, ब्लू वाला, तो ब्लू वाले का ए वाला पार्ट टच कर गया, बी वाला तो अभी भी हवा में है, टच नहीं किया मेरे से। यस सर। ये स्ट्राइक करने के बाद ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होके भागेगा ई यहाँ पे, और बी वाला यहाँ मिरर को पहुंचेगा, अब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये दोनों ज्वाइन कर दिए, नए वेव फ्रंट बन गए, अब ये ऐसे जा रहे हैं। करेक्ट। ओके सर।
तो इससे भाई एक साइड कॉमन, राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे I इक्वल टू R ही आ गया, है ना। ओके सर। चल ठीक है, एक और इसमें जो है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ का प्रूफ पूछते हैं। यस, ये वाला भी पूछते हैं यार कभी कभी बोर्ड्स में। चलो इसका भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होता है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना काम। हाँ भाई देखो, यहाँ पर क्या है यार, ये वाला प्रिज्म है और इस अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रही है भाई ऐसा, तो प्लेन वेव फ्रंट ये आ रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे ऐसा आगे आएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा। अब जो ये यहाँ पर है ना, अब देखो यहाँ ये यहाँ पर नीचे वाला पार्ट जो है थिक है और ग्लास में स्पीड कम हो जाती है, तो ग्लास में स्पीड कम हो गई तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, पीछे जो है स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसको देखो एयर में ट्रैवल करना है और उसको ग्लास में तो कम स्पेस मिला, ग्लास में बहुत कम मिला, मेनली एयर में, तो एयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आगे भागेगा, तो ये वाला पॉइंट रिलेटिवली आगे भाग जाएगा। ये दोनों सेम फेस के हैं, एक ही फेस के हैं लोग। जैसे मान लो इनको ए बी, कुछ देर बाद जब ये ए यहाँ पे निकला ए डैश और बी आगे भाग गया होगा ना, बी आगे भाग गया, तो अब देखो ये जो है इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ वेव फ्रंट्स ऐसे बन जाएंगे, और इसको अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। याद है हमने प्रिज्म में हमने डिस्कस किया था यार, वो क्या होता है, ऐसा भेजेंगे तो डिफ्लेक्शन ऐसा होता है, डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए, स्मॉल एंगल प्रिज्म। यस सर। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए जो हमने किया हाँ था। सर, यस रिमेम्बर। सो ये ऐसे वेव फ्रंट्स आई और उसका बाद वाला वेव फ्रंट्स ऐसे, करेक्ट। सर बी टिल्ट इसलिए होगा ना क्योंकि उसे एयर में काफी टाइम मिला है तो तेजी से आगे निकल ज्यादा डिस्टेंस भाग गया। ओके सर एक डाउट था, हाँ अभी स्टार्टिंग में जब दोनों पॉइंट्स एयर में तो दोनों का फेस सेम हुआ, लेकिन जब एक पॉइंट ग्लास में होगा और एक पॉइंट बाहर होगा तो फेस डिफरेंस नहीं आएगा और फिर बाद में फेस डिफरेंस कंटिन्यू नहीं, होते हम तो जाएगा। नहीं, बाद में जैसे देखो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और बाद में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तो कुछ तो बनेगा। हाँ सर, लेकिन उनका फेस सेम कैसे हो जाएगा फिर, लाइक अभी का आफ्टर रिफ्रैक्शन फेस सेम कैसे होगा? नहीं तो फेस तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस, वही पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने पकड़ा था। तो जैसे पहले तो आप इंसिडेंट वाला ड्रॉ कर लो और रिफ्रैक्टेड वाला ड्रॉ कर लो, है ना। तो यही वाला पॉइंट यहाँ से ऐसा आया और बी वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये बेंड हो रहा है। करेक्ट, वही पॉइंट है जो ए पॉइंट ए डैश बन गया, बी पॉइंट बी डैश बन गया नाउ। सो वही डिफरेंस जो होगा, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, सेम। करेक्ट। सर एक लास्ट सिली डाउट, लेकिन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी तो होता है। स्पीड v वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा। या फिर सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, इसलिए वेलोसिटी का फर्क नहीं नहीं, पड़ता। हमने तो नहीं, हमने तो वेव फ्रंट्स की बातें कर रहे हैं। वेव फ्रंट्स आर द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेस। तो हम तो जो है उन पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं जिनका फेस सेम है, तभी उनको वेव फ्रंट बोल रहे हैं, राइट। वो पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। यस हाँ, तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ जो है उन पॉइंट्स पे है जिन जो है एक वेव फ्रंट पे है, राइट। ओके सर, अंडरस्टूड सर। ठीक है, अब जो है, अब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस से अगर मान लो लाइट रे जाती है, तो रे डायग्राम तो हमें पता था यार कैसा था। कॉन्वेक्स रे से लाइट रेस अगर जा रही हैं, ये लाइट रेस अगर आ रही हैं, लाइट रेस मतलब वेव नॉर्मल, हाँ, लाइट रेस आ रही है तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसा इंटरसेक्ट होता है ना सब पूरा, ये सभी आई और सब कहाँ पे हो जाएंगी, फोकस पे, राइट, ये फोकस पे होंगी। तो अब यहाँ वेव फ्रंट के टर्म्स में देखेंगे, तो वेव फ्रंट के टर्म्स में देखेंगे, ये वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रही हैं ऐसे, ये आगे बढ़ रही हैं। अब देखो बीच वाला पार्ट थिक होगा, तो बीच वाला पार्ट अगर थिक होगा तो उसको जो है लाइट में ज़्यादा ग्लास में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो जो है कि स्पीड कम हो गया तो पीछे रह जाएगा, बाकी पॉइंट्स आगे भाग जाएंगे,
तो बाकी पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से निकले हुए हम वेव फ्रंट्स कैसे बनाएंगे, उनका शेप ये ऐसे होंगे शेप। गाइस ये वाला अंडरस्टूड ना? यस सर। सर वो स्फेरिकल कैसे होगा नहीं समझा। ओ ये सब इन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो भाई ठीक है, इस पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो हमने ऐसे कई सारे रेस हैं। नहीं सर इससे समझ गया, पर आप वो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट से बता रहे थे ना कि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इसके लिए यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ सर। और यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर जो है लाइट ग्लास के अंदर स्पीड कम हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट पीछे रह जाएगा, और ये वाला जो एयर में होने के कारण उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण वो अपना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा भाग जाएगा। सर पर उससे स्फेरिकल कैसे कंक्लूड किया। लोकस चेंज हो गया ना। मतलब जो है ये वाला पॉइंट पीछे रह गया और ये वाले पॉइंट सब आगे रह गए। वो तो बोल रहे हो कि ये एग्जैक्ट स्फेरिकल कैसे आया, मतलब इट कैन बी ऑफ एनी अदर शेप आल्सो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। इट इज कन्वर्ज, जैसे इस पॉइंट पे तो कन्वर्ज होना है, राइट? क्योंकि हमें रे डायग्राम से पता है कि पूरी पैरेलल रेस कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। सर बट लेंस वाज इनिशियली पार्ट ऑफ स्फीयर, सो ज्योमेट्री की वजह से। ओके 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 ओके। या तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, फोकस इज समथिंग लाइक अ पॉइंट सोर्स, तो उसके वेव फ्रंट्स विल बी स्फेरिकल, लाइक वो लाइट उधर ही जा रही है तो। ओके ओके ओके। या जैसे हाँ, उसका जयशंकर का भी सही बोल रहा है कि वो बोल रहा है जो लेंस है वो एक स्फीयर का स्लाइस है, तो स्फीयर का स्लाइस है, तो जो है जो वेव्स वहां से निकल रही हैं वो बेंड तो होंगी, और उनका एग्जैक्ट शेप जो है ये भी पता है कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, तो उस बेसिस पे ही शायद लोगों ने ऐसा लिया हो फिर। ओके सर। मैथमेटिकली हाँ, मैथमेटिकली प्रूफ तो हाँ। हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, आई थिंक लाइक ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, ओह, बट उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब जो है हाँ, अब ये स्पेरिकल मिरर, तो गैस ये इसमें आता है हाँ कि इसके जैसे प्रिज्म से आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, प्रिज्म से निकलने के बाद वेव फ्रंट कैसा होगा, या लेंस से निकलने के बाद वेव फ्रंट का शेप बताओ, या फिर जो है आफ्टर प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से जो कॉनकेव मिरर, सॉरी दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए मैं तो भाई सीधा वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यार, ये ऐसा हुआ ये, और फाइनली रेस क्या होती है ऐसा ना, ये ऐसा, तो उसके वेव फ्रंट्स कैसे होंगे फिर, ये ऐसे हो जाएंगे ना। यस सर ये तीनों भी ड्रॉ कर ले अभी। यस हाँ, ये तीनों भी ड्रॉ करो। ओके सर। इसमें जो है ये वाले पॉइंट्स जो हैं इसके ये वाले पॉइंट्स, हाँ ये पहले जल्दी टकरा गए, ये आगे भाग जाएंगे और ये पीछे रहेगा, तो इसके वेवफ्रंट्स कैसे आएंगे यार कॉनकेव मिरर के? प्लेन वेवफ्रंट अगर टकराता है यहाँ पर, सो पहले तो ये भाग गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और ये इसको आगे जाना है पीछे आना, तो शेप शेप ऐसा आएगा ना फिर। Sir, ends will travel faster because they are initially reflected, right? हाँ मतलब सर, वो पहले ही रिफ्लेक्ट पहले रिफ्लेक्ट होगा। हो गए ना। ओके, तो वो आगे होंगे ना, और ये वाला Yes, पीछे sir. रहेगा। हाँ, वो आगे होंगे और ये पीछे होगा। ओके, तो ऐसे ही आएगा ना, करेक्ट ना? Yes, sir. यस ओके सर। ओके ओके। यस गाइस, तो ये तीनों भी जो है बोर्ड्स के थोड़ा कॉपी कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपन। Should we copy this or can we just refer the textbook? यस हाँ, या फिर एनसीईआरटी का पेज मार्क कर सकते हो। हाँ ओके सर। सो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन प्रूफ्स, और ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपना जो है सर थर्ड वाले में वेव फ्रंट का रेडियस r/2 कैसे हो गया? ओ, इसका रेडियस r/2 क्यों हो रहा है? ओ, ये सब जो है कन्वर्ज होने वाली है फोकस में ना, फोकस में कन्वर्ज होने वाली हैं। सो तो r/2 रेडियस का ही तो वो होगा ना, कि फोकल लेंथ इज r/2, तो स्फीयर भी r/2 रेडियस। ओके ओके ओके, f is r/2,
ओके, तो ये सब के लिए यहाँ पे कन्वर्ज होने वाली है, मतलब ये सब के लिए सेंटर यही हो जाएगा क्या सा? ओके, यस सर, तो स्पीयर भी r/2 रेडियस। ओके, जो यहाँ पे आया पहला वाला स्पीयर, ओके, जो फर्स्ट वाला स्पीयर जस्ट आफ्टर द यस। निकला, ओके। ओके सर। तो फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी r/2 ही होगा। कॉन्वेक्स का शेप कैसे बनेगा क्या, वो देखते हैं। चलो कॉन्वेक्स का, यार कॉन्वेक्स का कैसे तो बनेगा? कॉन्वेक्स के लिए वो मतलब जैसा आपने पहले बनाया था वैसा हो जाएगा। पहले कौन सा भागेगा? पहले बीच वाला भागेगा ना? यस सर। ओके, सर पहला वाला नहीं, देखो। मैं सॉरी सर, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए नहीं सर, सॉरी, समझ गया सर, समझ गया। तो इसमें जो है पहले बीच वाला भागेगा, बीच वाला आगे रहेगा और ये वाले पीछे रहेंगे। यस सर, यस। चलो ठीक है, ये वाला हो गया सबका। फिर ओके गाइस, सो जो है हमें जो है यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस अपन को पढ़ना है। तो YDAC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके पहले थोड़ा बेसिक्स जो है अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। बेसिक्स में जो है हमने क्या पढ़ा था, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi नॉट, ये पड़ा हुआ है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट, ठीक है, ये वाला पड़ा हुआ है। इफ अगर मान लो जो है सपोज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट से, तो इस केस में कितना हो जाएगा यार, ये वाला जो है I रिजल्टेंट 2I सर नॉट 2 प्लस I नॉट 1 प्लस cos थीटा। 2I नॉट 1 प्लस cos थीटा cos phi नॉट, so this is 4I नॉट cos square phi नॉट by 2। so यहाँ पर IR max कितना होगा? IR maximum 4 I नॉट। 4I0। 4 I नॉट। 4 times the intensity of each wave और IR मिनिमम तो 0, ठीक है, 0। तो सर कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा ना? एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए, यस, कंस्ट्रक्टिव के लिए भी कंडीशंस वही है जो अपन जो है अपन ने जो साउंड वेव स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था वाला। बट इसे निकालने का रीजन क्या है? ओ ये वाला, ये सब थोड़ा सा जस्ट अपन अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द YDAC एक्सपेरिमेंट। ओके। सो मैक्सिमम की जो है 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स और मिनिमम की जो है 0, मिनिमा पे, मैक्सिमा पे जो है 4I नॉट वेयर I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। सर ये किसके कर लिखना है हेडिंग में? ओ जस्ट फिर आप जो है वेव, बस वे ऑप्टिक्स के लिए, मतलब वे ऑप्टिक्स का ही आगे है। फिर हेडिंग अपन वापस वहां से स्टार्ट करेंगे, जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये तो जस्ट जो है बेसिक्स कर लेते हैं, चलो उसको जो है ना। डन सर। हाँ मिनट सर। ओके, सम बेसिक्स। फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का, हाँ अब इसमें जो है So what have you written on that box? So like IR max, like the box. ये मैक्सिमा कर दिया। Oh, okay. Sir. Maxima पे intensity is 4I नॉट, I नॉट is the intensity of each source and minima पे it is I नॉट 0।
Sir, for I1 not equal to I2, can there be a maxima? ओ मैक्सिमा और मिनिमा मतलब जो है हम कंस्ट्रक्टिव और इसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव। जैसे so if some point is having constructive interference, so we say that that point is having maxima, so that point is having maxima, और वही conditions वही वाले जो आपका phase difference जो है 2n pi, और अगर पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए तो 0 लैम्डा n लैम्डा वही वाले, और डिस्ट्रक्टिव के लिए तो फिर ठीक है वैसे ही। तो इफ some point is having destructive interference, we say that there is a minima at that point, और phase difference जो है वहां पर pi 3 pi 5 pi 2n minus 1 or 2n plus 1 और part difference। So in this chapter, we'll just study the wave nature, right? Wave nature of the light. Particle nature was ray optics, right? Particle nature of the light, वहाँ तो rectilinear propagation, particle nature exactly हम पढ़ेंगे उसमें photolytic effect experiment, photons। ठीक है, फिर इसमें जो है अभी हमने जो डिस्कस किया था क्या था इसमें I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 वाले में हमारा रिजल्टेंट जो आ गया था IR 4 I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। इसका प्लॉट कैसा आएगा? इसका प्लॉट जो है cos स्क्वायर का फंक्शन, सो cos स्क्वायर का फंक्शन जो है फाइनल 0 वाले पे तो यहाँ मैक्सिमम, और फिर जो है ये ऊपर ही हो जाएगा ना इस पूरा, और ये ऐसा मतलब ये 0, फिर उसके बाद फिर ऐसा उठता हुआ ग्राफ, और फिर ऐसा ना ऐसे ग्राफ आएगा। सो ठीक है, ये ऐसा ग्राफ, हाँ 0, और ये जो है यहाँ पे फेज डिफरेंस इज 0, यहाँ का फेज डिफरेंस इज 0 हो गया, मतलब पाई ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। अब इसी गाइस इस इमेज को 90 डिग्री रोटेट करते हो तो कैसा दिखेगा? जैसे लेट मी ड्रॉ अ न्यू पेज। So 1 minute finish to the previous page, sir. ओके, इस एक्सिस पे जो है दिस आर द डिफरेंट Thank you, पॉइंट्स, sir. दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे गाइस ऐसा मतलब जो है ये ऐसा जो है ना, सो इसमें जो है हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे गाइस ये जो है ये वाला ये ऐसा है, ये जो हमने ड्रॉ किया था अभी उसी इमेज को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं गाइस। हाँ जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P0, हाँ ये वाला पॉइंट P1, और ये ऐसा आ गया। हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी 4I0 होगी हर जगह की ना, और ये ऐसा ऐसा ग्राफ ऐसा आ गया, मान लो P1 हो गया, ये P2 हो गया, एंड से दिस इज P3, P1 P2 P3। तो इसको अगर इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करते हो, सर आपने करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स का ग्राफ बनाया ना? और नो दिस इज पॉइंट्स, हाँ दिस इज पॉइंट्स ले लेते हैं। ये जो है नहीं इंटेंसिटी का ग्राफ, सॉरी दिस एक्सिस यू हैव इंटेंसिटी, हाँ दिस इज इंटेंसिटी, और इधर जो है आपका ये पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स। हाँ So phi naught होगा ना वो? नहीं दिस इज पॉइंट P1 में जो है फेज डिफरेंस इज यहाँ पे 0 है, यहाँ पॉइंट P1 में ना, पॉइंट P1 में फेज डिफरेंस इज पाई, पॉइंट P2 में मैक्सिमा है तो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर मिनिमा है, ओके सो दिस इज 3 पाई। एंड सर आप कौन से ग्राफ को 90 डिग्री रोटेट करने का कुछ बोल रहे थे? सर यही वाला इमेज, मान लो मैं इसी इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो कैसा दिखेगा? इसी इमेज को मैं अगर 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा,
और यहाँ पर ये ऐसा मैक्सिमा, यही वाले इमेज को मैंने रोटेट कर दिया, ये बन गया P0 पॉइंट, फिर ये वाला आपका बन गया P1, यानी ये P2 है, दिस इज P1। इस सेम इमेज को गाइस मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया बस, P2 फिर P3 एंड सो ऑन। और इस एक्सिस इंटेंसिटी वाली है ना, ये इंटेंसिटी हो गया और ये पॉइंट्स तो ऐसे हो गए गाइस, ये ठीक है ना। दिस इस पॉइंट पर ये वाली इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी 4I0, यहाँ की इंटेंसिटी 0, अगेन यहाँ की इंटेंसिटी कितनी हो गई 4I0, यहाँ की 0, यहाँ की 4I0। जस्ट मैंने इसको ड्रॉ करके ऐसा आई कैन रोटेट करूंगा तो ऐसा दिखेगा गाइस, ये वाला ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट? सर बट हमने रोटेट किया क्यों? ओ नहीं, जस्ट जो है आगे मतलब YDSC के लिए थोड़ा सा अपन जो भी चीजें रिक्वायर्ड है बेसिक, हाँ मतलब वो सब रेडी करके रख रहे हैं। ओके सर। तो इंटेंसिटी और पॉइंट्स, हाँ, और एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या क्या है आपके पास फेज डिफरेंसेस है, तो उन पॉइंट्स का फेज डिफरेंस आपको पता है भाई। फेज डिफरेंस कितना हो गया, P0 का फेज डिफरेंस इज 0, P1 पे फेज डिफरेंस इज पाई, P2 पे फेज डिफरेंस इज 2 पाई, और ये वाला यहाँ पे फेज डिफरेंस इज 3 पाई। ये P0, P1, P2, P3 कौन से पॉइंट्स एग्जैक्टली? ओ नहीं, अगर मान लो ये पॉइंट्स हैं, हाँ, और इन पॉइंट्स पे ये फेज डिफरेंस है, तो यहाँ की इंटेंसिटी आप क्या रिपोर्ट करोगे, IR, हाँ IR इज क्या है फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर phi0 by 2। तो अगर पॉइंट P0 पे फेज डिफरेंस phi0 0 है तो आपका वहां पे इंटेंसिटी क्या रिपोर्ट करोगे 4I0। अच्छा बेसिकली वो पॉइंट्स है जिन पे वेव का फेज डिफरेंस इज लाइक एट 2 and 5। यस, उन पॉइंट्स पर जो है कहीं पे फेज डिफरेंस 0, कहीं पे फेज डिफरेंस पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट्स। ओके चलो यहाँ तक तो सबको अगर आ रहा है सो ठीक है। फिर यहाँ तक तो ये मतलब ये वाला पॉइंट्स जो है, यहाँ पर फेज डिफरेंस इज 2 पाई, यहाँ पर फेज डिफरेंस 3 पाई, और यहाँ पे अगेन फेज डिफरेंस इज 4 पाई। चलो ये तो गाइस ये समझ में आ रहा है ना, क्या बस मैंने जस्ट प्लॉट किया है और प्लॉट को इमेज को रोटेट कर, हाँ। चलो अब जो है सब एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ने से पहले भी जो है अल्टीमेटली भाई हमें चाहिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस। ओके थैंक यू सर। हाँ ठीक है भाई, तो अब जो है सो फेज जो है इसमें अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए होता है, पार्ट डिफरेंस चाहिए होता है। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर चाहिए तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा S1P, S1 इज द सोर्स 1 और S2P है ना, दो सोर्सेस होंगे, तो दो सोर्सेस से क्या डिफरेंस क्या जाएगा S1P माइनस S2P। ठीक है, तो जो है S1P माइनस S2P से आप क्या निकालोगे, पार्ट डिफरेंस निकालोगे। So what is P? ओ P इज एनी पॉइंट, जैसे मान लो ये आपके पास एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है S1 S2, और किसी पॉइंट पर आपको वो देखना है इंटरफेरेंस का नेचर, तो ये पॉइंट P हो गया और ये ऐसा हो गया। तो So sir, you are just subtracting the displacements. यस, द पाथ का डिफरेंस है ना, तो पाथ डिफरेंस आ गया, फिर उसको फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस, करेक्ट ना ये वाला। तो सर आप बस बेसिक्स करवा रहे हो वेव ऑप्टिक्स में जो जाने के लिए ना। यस हाँ, ताकि Okay, हमें वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो ऐसा, हाँ। सो अब ये हो गया अपने पास, ये सब तो हमने
कराइए, पहले भी कर रखा है। So this will be valid only for plane wavefronts. यार नहीं, हम तो जो लेते हैं सबके लिए, तो जनरल के लिए सबके लिए ऐसा वैलिड है, सब कुछ ये नहीं है वेव Okay. वेव्स जैसे भी आ रही है। हाँ अब जो है S1P माइनस S2P से पार्ट डिफरेंस मिला कैसे इधर? वो मतलब कोई सा भी रख सकते हो, S2P माइनस S1P जैसा। ओके, यू आर सेइंग बड़ा है तो उसको बड़ा माइनस छोटा करने बोल रहे हो क्या? ओके उसमें मैटर नहीं करता, सर क्योंकि मतलब ना मॉड ले लेंगे। हाँ, क्योंकि ना देखो, जब पार्ट डिफरेंस फेज में कन्वर्ट होगा, और फेज किस में जाएगा? कॉस के अंदर। कॉस मतलब माइनस वाला प्लस हो जाता है। ओके हाँ, और फिर जो है जैसे आप इसमें सोर्सेस आप क्या चाहोगे? इसके लिए सोर्सेस कोहेरेंट चाहोगे, है ना? सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्सेस। तो की सर आप बस रीडिंग बेस करा रहे हैं ना अभी तक? बेसिक्स, हाँ स्टार्ट करेंगे। सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, और इफ सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, तो इफ सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, तो गाइस जैसे हम देखेंगे आई रिजल्टेंट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट। सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस कैसा होगा? changes with time. तो गाइस फेज चेंजेस विद टाइम। तो उस केस में आपको एवरेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। एवरेज कांस्टेंट का एवरेज, है ना? तो I1 इज अ कांस्टेंट, I1 तो इनिशियल जो एक सोर्स की वैल्यू है, तो वो तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होगा, ये भी होगा, इसका कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर जो है फाई नॉट वेरिंग है, और कॉस या साइन फंक्शन का एवरेज कितना होता है? Half. अरे कॉस या साइन फंक्शन का एवरेज, कॉस स्क्वायर नहीं, जीरो। Yeah, zero. हाँ एरिया जीरो आ जाएगा। हाँ, तो कोहेरेंट नहीं है तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। ये भी अपन ने पहले ही कर रखा है यार इस टाइप का, है ना? ये जो ऊपर वाले पार्ट डिफरेंस वाला, ये कोहेरेंट नहीं है तो एवरेज रिपोर्ट करना है। हाँ चलो, यहाँ तक तो हो गया। सर ये डेल्टा एक्स जो है, जो हमने लिखा है S1P माइनस S2P, सर दैट इज फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, राइट? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हाँ, क्योंकि वो ठीक रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, दूसरे रहेंगे तो हमें फेस ओमेगा भी चेंज आ जाएगा, ओमेगा में चेंजेस आए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सर प्रीवियस यस ओके सर ये सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, तो आपने आई एवरेज क्या लिखा है वो नहीं समझा। तो जैसे कि सोर्सेस अगर कोहेरेंट नहीं है, तो उस केस में कौन सी इंटेंसिटी रिपोर्ट करेंगे एक पॉइंट पर? तो उस समय क्या करना, यू आर सजेस्टेड टू रिपोर्ट एवरेज इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? आई आर इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट, और जो टाइम वेरिंग टर्म है उसका एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू दैट वैल्यू बिकम जीरो। सो एवरेज इंटेंसिटी विच यू विल रिपोर्ट इज सिंपली I1 प्लस I2। ओके सर। हाँ चलो, फिर जो है अब, हाँ तो Could you show the previous, like the 6th page also? 1 minute. हाँ हाँ Thank you, sir. हाँ भाई, इसमें जो है फिर ये हो गया आपका। फिर जैसे कि मान लो इस इंटरफेरेंस देखना है, तो पहला केस ले लेते हैं जनरल, दो सोर्सेस ले लेते हैं। वी हैव टू सोर्सेस, सो वी हैव टू सोर्सेस, और पहला केस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं भाई, चलो जैसा जो है, से दिस इज अ लाइन, और ये वाला ओरिजिन, और से इस यहाँ इस लाइन पर वी वांट टू स्टडी इंटरफेरेंस। से दो यहाँ पर सोर्स है, सोर्स 1, सोर्स 2, एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल डी गाइस। हाँ स्मॉल डी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस। इफ दिस इज ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, d/2। इसका क्या हो जाएगा यार? 0, -d/2। ये तो सेंट्रल लाइन हो गया, दिस इज सेंट्रल लाइन, और किसी पॉइंट पर, हाँ, और ये डिस्टेंस, दिस इज द लाइन, हाँ, ये डिस्टेंस इज मान लो कैपिटल डी से। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं भाई, चलो एक पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो Sir, d। this is a double slit experiment. नहीं अभी भी नहीं, अपन पहुंचे नहीं है, वी आर अबाउट टू रीच देयर। हाँ सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया,
भाई यहाँ से वेव्स S1 से भी इस पॉइंट पे P पे पहुंचेंगी, S2 से भी पहुंचेंगी। तो से S2 से ये वाली पहुंची यहाँ पर, S1 से पहुंच गई, S2 से भी पहुंच रही है। सो पार्ट डिफरेंस चाहिए तो जनरल पार्ट डिफरेंस चाहिए। सर S2P minus S1P। हाँ, दिस इज द जनरल केस, जनरल केस। हाँ, दिस इज द जनरल केस। ये आपको बताइए S2P माइनस S1P, और आप उसको पाइथागोरस से निकाल ही लोगे। दिस इज द जनरल केस। पाइथागोरस से डेल्टा x पार्ट डिफरेंस इज S2P माइनस S1P। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे इसके लिए, और क्या। S2P कितना हो जाएगा यार, d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 द होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। सर ऐसे सम तुम कर चुके हैं ना वीव्स में? यस यस Yes यस sir, काउंट। exactly। तो सर नोट करने की जरूरत है क्या? ये वाला हाँ करते हैं ओके यहाँ से। हाँ, सो ये वाला हमारा, ये तो जनरल केस, ये पहला ये केस हो गया। एग्जैक्टली वो पैसेज 3 की तरह बुकलेट। हाँ 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 हाँ। सर आप अभी वो इन्फिनिट डिस्टेंस का भी केस लोगे, लास्ट डिस्टेंस वाला। यस हाँ, वहाँ वहाँ से हमारा YDSC चालू हो जाएगा। ओके। सो ये पार्ट डिफरेंस आ गया, फिर फेज डिफरेंस चाहिए। तो ठीक है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ टाइम्स पार्ट डिफरेंस। One minute guys, you copy this one. सो गाइस ये वाला कॉपी हो गया ना सबका। फिर सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस में जो है केस 2। सो अगेन गाइस ये वाला आपका जो है S1 S2, दिस आर द टू सोर्सेस, दिस द लाइन कंटेनिंग टू सोर्सेस। अब जो है फिर ये सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, और ये सेंटर लाइन ये हो गया, और दिस इज द लाइन जहाँ पे हमें एनालाइज करना है, दोनों सोर्सेस को स्टडी करना है, इंटरफेरेंस इस लाइन पे स्टडी करना है। दिस इज कैपिटल D एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। सो D कौन सा केस ले रहे हैं, D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d। यस श्रेयांश, हाँ अब कैसे करेंगे इसमें। सर लाइन जॉइनिंग वो पॉइंट्स बना दे। ओके, सो D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, इनको ज्वाइन करेंगे। तब tan थीटा निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। यस, तो फिर ये आपका ये हो गया,
ये 1 का हो गया। So you have this is the point P पे जहाँ पे interference you want to study, और perpendicular you drop, angle ये वाला angle theta same रहेगा almost, center line से भी वही angle theta 90 minus theta, और ये theta, तो part difference will be this line, ये distance. So part difference at any point P on the screen, so part difference at any point P on the line is delta x is d sine theta, and delta p max, delta x p max क्या हो जाएगा यहाँ पर d, यस हाँ d मैक्सिमम ये हो जाएगा d। तो ये दोनों जो डिस्टेंस बची हुई रहती है वो दोनों इक्वल इसलिए रहते हैं ना क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को टेंड करता है एज इट टेंड्स p टेंड्स टू इंफिनिटी। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ, जैसे हमने साउंड में किया था। यस यस यस, ओके हाँ। अब जो है if d is equal to n lambda, say n is not large, जैसे अगर कि मान लो आ गया d is equal to say 4.6 lambda, say if d is equal to 4.6 lambda, so guys 4.6 lambda है तो मतलब कितने कंस्ट्रक्टिव कितने डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे as you walk from minus infinity to plus infinity? So इसमें जो है, let me draw now, as we walk from y equal to minus infinity Sir, to, can you please show the previous page for 1 second? oh yes yes yes, yes. Thank you, sir. हाँ, so यहाँ पर as we walk from y equal to minus infinity to y equal to plus infinity, so कैसा ट्रेंड आएगा इसमें जो है भाई, पार्ट डिफरेंस इज d sin थीटा, सेंटर लाइन पे थीटा 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कैसा आएगा 0 लैम्डा, और हमने कितना निकाला था d इज इक्वल टू, क्या बोला था हमारा, कितना आ गया था 4.6 लैम्डा, d इज इक्वल टू 4.6 लैम्डा से, तो कैसा आएगा यार, यहाँ पर ये 0.5 लैम्डा भी आएगा कहीं ना, ये तो 0 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, लैम्डा 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 3, लैम्डा 3.5 4 4.5, और वैसे ही नीचे होंगे गाइस, है ना। तो ये बताओ कि टोटल कितने मैक्सिमा मिलेंगे, टोटल मैक्सिमा ये वाला आ गया 2 3 4, भाई ये हो गया 4 ऊपर, 9 ना, total maximus will be 9 because 4 ऊपर 4 नीचे and you have 1 in the center. Sir, but delta x की negative values हम consider क्यों कर रहे हैं? it doesn't matter ना, क्योंकि cos के अंदर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, so वैसे ही नीचे भी आएंगे, सेम थिंग। 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2 lambda, 2.5 lambda and so on.
टोटल मैक्सिमस 9, टोटल मिनिमा कितने हो जाएंगे? 10 0.5 10 10 आ रहे हैं। ओके, टोटल मिनिमस 10 एंड डेफिनेटली जो है गाइस, देखो अगर कि मान लो निकालना है आपको, कैसे निकालोगे? पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैक्सिमा निकालना है टू फाइंड मैक्सिमास एंगुलर पोजीशन, एंगुलर लोकेशन, मैक्सिमा का एंगुलर लोकेशन निकालना है आपको, तो व्हाट यू विल डू? मैक्सिमा का एंगुलर लोकेशन निकालना है तो सर d sin theta is equal to delta x कर देंगे, लाइक 1.5 लैम्डा। सो इससे जो है n लैम्डा कर दोगे इसमें, तो sin theta will be n lambda by d. So this will not be linear, like they will not be like total कितने आएंगे? 9 मैक्सिमास आएंगे, they will not be evenly spaced out. जैसे ऐसा नहीं 0 से 90 डिग्रीज पे है, तो ऐसा नहीं कि 0 से 90 में इक्वल एंगल्स पे ऐसा स्पेस्ड आउट होंगे, नॉट इवनली स्पेस्ड आउट। मतलब कोई जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते ना, हर बार करना पड़े। यस, क्योंकि अलग साइन थीटा का फंक्शन है भाई, कोई कहीं पे होगा कहीं होगा। तो पहला वाला मान लो मिला तो आपको जो है 15-20 डिग्री पे मिला, सेकंड वाला और कहीं, है ना? पूरे 0 से 90 पे इतने मिलने हैं, नॉट इवनली स्पेस्ड आउट। सो यहाँ पर d was comparable to lambda ना, so d is not much greater than lambda. D is not much greater than lambda. This is the case 2. D is not much greater than lambda. Case 3 is where our YDSC will start. So वो वाला अपन को स्टार्ट करना है केस 3। अभी हमारा बेसिक्स अपना हो गया, अब जो है we will go into YDSC comfortably. गाइस यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना इसमें? यस सर, ये तो सब रिवीजन ही था। रिवीजन ही हो गया, ठीक है गाइस। फिर जो है आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। और सर आपने y इंफिनिटी तक लिया है, तो फिर साइन पीरियोडिक होगा तो इनफाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा आने चाहिए ना? No. See, the part difference cannot exceed, like part difference at any point is d sin theta. So सर sin थीटा theta 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता ना, क्योंकि एट इंफिनिटी थीटा विल बी 90 डिग्री, तो उससे yes, sin theta की maximum value is 1, so you cannot Okay, have sir. delta x. Okay guys. तो लेक्चर ओवर, राइट? Yes students, फिर आज इतना ही करते हैं, we'll continue in the next one. Hello, sir. Yes, हाँ। Sir, can you explain that sonic boom वाला, that phone वाला again? I'm still confused. Oh, सोनिक बूम वाला वैसे सोच सकते हैं क्या इसको ब्रायन, या फिर मैं उसका एक कोई वीडियो देखता हूँ ना, वो जो प्रॉपर इलस्ट्रेशन हो। हाँ, बस वो कोन का Yes, सरफेस कैसा होगा वो बस बोल देना, बाकी सब Definitely. अंडरस्टैंड दैट. And Okay, sir, okay. in that Huygens principle, we had told कि the secondary sources जो रहेंगे, those are just points which propagate the wave, right? यस हाँ, मतलब उन्होंने जो है वो एक कंस्ट्रक्शन है कि वेव को जो सब डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है उसको एक्सप्लेन करने का एक कंस्ट्रक्शन है, हाइजेंस So it's कंस्ट्रक्शन। just theoretical, right? थियोरेटिकल, यस। Okay, thank you, sir. सर एक और डाउट है मुझे भी, लाइक सर जो सोनिक बूम था उसमें प्रेशर एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई जो उसी उन्हीं पॉइंट्स पे रहेंगे ना जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है अलग वेव सब फ्रंट्स। पॉइंट्स हाँ मिल गए, सब ऐड हो गए, तो वहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके सर। ठीक है So, यस हाँ वो so can you just explain this not evenly spaced out part? ओ नॉट इवनली स्पेस्ड आउट पार्ट, मतलब जैसे मान लो d sin थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला निकालना है तो n की वैल्यू 1 डाल लोगे तो क्या जाएगा लैम्डा बाई d। फिर सेकंड वाले के लिए कैसा जाएगा, जैसे आपको निकालना है फर्स्ट वाला, है ना? फर्स्ट वाले के लिए साइन फर्स्ट मैक्सिमा आप लिखोगे साइन थीटा 1 और उसको क्या लिखोगे लैम्डा बाई d। और सेकंड वाले के लिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए आप क्या लिखोगे साइन थीटा 2 इज 2 लैम्डा बाई d। तो मतलब ये जो है ये थीटा साइन इनवर्स में आ जाएगा नहीं,
सो ये इवनली स्पेस्ड आउट नहीं होगा, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि पहला वाला मान लो 60 डिग्री पे मिला, दूसरा वाला 14 पे मिलेगा, तीसरा वाला 40 ओके 21, ऐसा नहीं आएगा बिकॉज साइनसॉइडल फंक्शन है। यस सर, समझ गया। Thank ओके you. गाइस, हाँ चलो फिर आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। बाय ऑल, हाँ बाय गाइस।